प्रिय मित्रों, तो लीजिए मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपके अपने चैनल CMPC यूट्यूब। तो इसके अंदर आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ और वो टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम। आपको पता होगा कि असाइनमेंट प्रॉब्लम्स और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। दो तरह के टॉपिक अपने इसके अंदर है जो एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन आपको इसके अंदर से कितना काम करना है मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके अंदर बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जो आपको करनी है ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही करो। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके अंदर आपको कोई भी सवाल करने नहीं बैठना है सवाल से, क्योंकि सवाल इसके काफ़ी लंबे चौड़े हैं। एग्ज़ाम में सवाल इस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं। आपको उसका असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का जो एक मैथमेटिकली मॉडलिंग क्या होता है, ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें चर वगैरह जो आते हैं, कौन कौन से प्रतिबंध आते हैं, वो हमें लेने हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ मैथमेटिकली फॉर्मेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। इसको हम नियतन समस्याएं कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहली बात है कुल लागत फलन जेड को न्यूनतम करना। ये बात मैं शुरू करूं, जेड को न्यूनतम करूं उसके पहले असाइनमेंट प्रॉब्लम है क्या। वास्तव में किसी कंपनी के पास में कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ पर्सन होते हैं, कुछ एम्प्लॉइज होते हैं और उसके पास में कुछ वर्क होते हैं, जॉब है ना। जैसे इसके अंदर लिखा है, आई को तो लिखा है पर्सन, ठीक है, एम्प्लॉइज, और जे को लिखा है जॉब्स, ठीक है, काम। मतलब आई तो काम करने वाले पर्सन और जे जो काम है, कामों की संख्या, वर्क्स, ठीक है ना, जॉब्स की। तो यहाँ आई और जे से अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंपनी का काम ये होता है कि आई पर्सन है, इतने लोग हैं, एम्प्लॉइज है, और आई लोगों को जे काम में किस तरीके से उनको अलॉटमेंट किया जाए। असाइनमेंट का मतलब उनको अलॉट करना कि उसको किस व्यक्ति को कौन सा काम दिया जाए ताकि उसकी लागत न्यूनतम हो और टाइम भी उसका न्यूनतम हो, कम से कम टाइम लगे। ये हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब इसका जो गणितीय गठन है वो है कुल लागत फलन जेड को न्यूनतम करना। तो मिनिमाइज ऑफ जेड इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, जे इक्वल टू 1 to n, सी आई जे एक्स आई जे। ये सी आई जे उसकी लागत है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आई तो अपने को पता है 1 to 3 और जे भी 1 to 3n तक है। अब इसको, ये हमारा लागत फलन है जिसको मिनिमाइज करना है और इसके अंदर एक्स आई जे इक्वल टू 1 जब आईवे व्यक्ति को जेवा कार्य दिया जाए और 0 जब आईवे व्यक्ति को जेवा कार्य नहीं दिया जाए। मतलब ये दो कंडीशन बनती है। तो उस कंडीशन में प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध है पहला एक्स आई जे इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 to n, और सिग्मा एक्स आई जे इक्वल टू 1 जहाँ जे इक्वल टू 1। यहाँ ध्यान रखना दोनों में इन सभी का जो योग होगा वो 1 होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये मैं खास तौर से, क्योंकि क्वेश्चन जो बनाएगा या तो वो यहाँ से बनाएगा या वो यहाँ से बनाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास में इसके ऑप्शन है, तो इनको ठीक से स्टडी करना, क्योंकि अगला जो एक फॉर्मेशन आएगा उसके अंदर इन्हीं में कुछ चेंज आएगा, इसलिए आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। तो ये आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम का एक मैथमेटिकली मॉडल है। अब इसके अंदर एक टर्म और आ रही है जो मैंने लिए। देखिए इसके नियतन समस्याओं में ज़्यादा कुछ लेना ही नहीं है। एक का जो कंटेंट मैंने दिया इसके पहले, और फिर है इसके अंदर एक थ्योरम है, यदि प्रत्येक सी आई जे ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। सी आई जे क्या है, लागत है ना। आईवे पर्सन को जेवा जॉब देने पर जो मतलब उसकी लागत आती है वो लागत है, और ये ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 होना चाहिए। और एक ऐसा हल एक्स आई जे इक्वल टू एक्स आई जे विद्यमान हो जिससे सिग्मा सी आई जे एक्स आई जे इक्वल टू 0 आ जाए। ये कंडीशन आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है। मतलब याद रखने से समझने वाली बात कोई इसके अंदर नहीं है, क्योंकि ये आपके पास में जो सी आई जे इसकी लागत है उससे मल्टीप्लाई किया तो इन सभी का जो समेशन है दोनों का वो 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो यह हल जो है हमारा इष्टतम हल होगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये खास बात
आपको ध्यान रखना होगा। ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, सिग्मा सिग्मा सी आई जे एक्स आई जे इक्वल टू 0, यानी कि इस कंडीशन में जेड जो होगा आपके बिल्कुल मिनिमम होगा। ये एक थ्योरम है, बहुत छोटी सी थ्योरम है, लेकिन इसके अंदर से क्वेश्चन की पूरी संभावना बनती है। ये भी आपका पूरा का पूरा नियतन समस्या यानी कि असाइनमेंट प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये और इसके जस्ट पहले वाला, इन दोनों का आपको नियतन समस्याओं में याद रखना कि इसमें इसका जो फॉर्मेशन क्या है, बस ये ध्यान रखना है, नया इसके अंदर कुछ नहीं करना है। देखिए अगला टॉपिक है परिवहन समस्या, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, परिवहन समस्या के अंदर एक सिस्टम है कि जो नियतन समस्या के अंदर तो आई और जे दो तरह की टर्म आई थी। आई मतलब काम करने वाले एम्प्लॉइज, जे मतलब नंबर ऑफ जॉब्स। ठीक है, ये उनका आवंटन कैसे किया जाए और परिवहन समस्या में किस तरीके से किसी एक ट्रक को या किसी एक व्हीकल को सामान भर के किस रूट से भेजा जाए कि कम से कम टाइम में और कम से कम लागत में वह माल उस जो प्लेस दिया गया वहाँ तक पहुँचा सके। ये हमारी परिवहन समस्या है। बता दूं, परिवहन समस्या जो है वो नियतन समस्या से थोड़ी सी व्यापक है, ब्रॉड लेवल पे ध्यान रखना। तो इसके अंदर सबसे खास बात क्या है कि परिवहन समस्या के सुसंगत हल के विद्यमान के लिए यहाँ पर भी लागत न्यूनतम करनी है और टाइम न्यूनतम करना है। ठीक है, और माल भी टाइम पे पहुँचाना, सही जगह पहुँचाना है। ठीक है ना। तो परिवहन समस्या के सुसंगत हल के लिए जो आवश्यक और पर्याप्त शर्त क्या है, सिग्मा ए आई जे इक्वल टू सिग्मा बी आई जे। सीधी सीधी बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर सिग्मा ए आई जे क्या है, उत्पादन की कुल मात्रा, और सिग्मा बी आई जे क्या है, मांग की कुल मात्रा। यानी उत्पादन और मांग दोनों का कॉम्बिनेशन रखते हुए उसको ट्रांसपोर्ट करने से न्यूनतम लागत और न्यूनतम टाइम में उसको पूरा करना, ये आपके इसके अंदर हुई परिवहन समस्या। अब इसके अंदर जो दोनों ही कॉन्सेप्ट है, नियतन समस्याएं और परिवहन समस्याएं, इसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है। पहले तो मैंने ये बात क्लियर कर दी कि परिवहन समस्याओं का रूप व्यापक होता है, थोड़ा ब्रॉड लेवल होता है, किसकी कंपैरिजन में, नियतन समस्याओं की कंपैरिजन में। यहाँ यदि कह रहा है दोनों में अंतर की बात करें, दोनों का डिफरेंस देख लेना। यदि m बराबर n हो, सभी ए आई इक्वल टू बी जे इक्वल टू 1 तथा प्रत्येक एक्स आई जे का मान 0 या 1 हो, तो इस प्रकार की समस्याएं नियतन समस्याओं का ही रूप ले लेती है। यानी परिवहन समस्या जो है नियतन समस्या से व्यापक होती है, एक जनरलाइज चीज। हमें थोड़ा पता होना चाहिए m और n क्या है। याद करो, m फैक्ट्रीज है जहां से माल को ले जाना है, ठीक है ना, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, और n वो प्लेसेस है जहां माल ले जाना है, n। ठीक है, और ये बात अपन जानते हैं, सिग्मा ए आई इक्वल टू सिग्मा बी जे, या आई इक्वल टू 1 टू m, जे इक्वल टू 1 टू n। ये m और n को ध्यान से देख लें। ठीक है, आई हमारे नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉय थे, जे हमारे नंबर ऑफ जॉब्स थे, ध्यान देना। ठीक है, तो ये m और n। अब और मिनिमम किसको करना था, जेड को, जहां मिनिमाइज ऑफ जेड इक्वल टू यानी कि लागत को न्यूनतम करना है, तो जेड इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू m, जे इक्वल टू 1 टू n, सिग्मा सी आई जे एक्स आई जे। ये हमारा लागत फलन है, इसको हमें न्यूनतम करना होगा। तो ये इस सिस्टम को आपको इसमें देखना है कि m और n अगर इक्वल आ जाए, ठीक है ना, सबसे खास बात। और दूसरी बात, ए आई और बी जे क्या हो, एक एक हो, तो वो हमारे वापस नियतन समस्या ही बन जाएगी। उस केस में हमारे एक्स आई जे का जो मान 0 या 1 होगा। ये पूरी सिस्टम जो है इसके अंदर अपन ने जो नियतन समस्या वाला जो मैंने जो एक बताया पूरा मॉडलिंग, उसके अंदर मैंने ये सब चीज़ें उसके अंदर बता रखी है। तो ये इसका अपने मेन डिफरेंस है नियतन समस्या और परिवहन समस्या का। तो इसको आपको इस तरीके से दोनों का डिफरेंस समझना है। इसके अंदर सवाल करने के लिए आपको नहीं घुसना है। अब इसके अंदर जो परिवहन समस्याओं के अंदर जो अपन टॉपिक ले रहे हैं, इसके अंदर क्या है कि कुछ जो बेसिक
टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, उनको हमें खास देखना होगा। और ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है आधारी सुसंगत हल, यानी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इसके अंदर m इंटू एन परिवहन समस्या का सुसंगत हल होने के लिए जो आवश्यक शर्त है वो है एक्स आई जे के धनात्मक नियतनों की संख्या जो होगी वो m प्लस एन माइनस 1 होगी। ये क्वेश्चन तो कितनी बार पूछ लिया गया है, ध्यान देना। हो सकता है अगली बार इनकी संख्या दे दे और संख्या दे करके नियतनों की संख्या पूछ ले। ये हमें ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कर लेना। m क्या और n क्या अपने को पता है, तो आप m और n की संख्या दे करके वो धनात्मक नियतनों की संख्या पूछ सकता, पहली बात तो ये। फिर दूसरा टॉपिक आता है इष्टतम हल। इसका जो वर्ड है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अब इष्टतम हल कब कहलाएगा? परिवहन समस्या का सुसंगत हल, आधारी सुसंगत हल, ध्यान रहे ना, ये आधारी सुसंगत हल, ठीक है। ये कह रहा है कि आधारी सुसंगत आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। वो इष्टतम हल होगा यदि इससे कुल परिवहन व्यय जो है वो मिनिमम हो। परिवहन व्यय यानी कि कुल जो लागत है वो मिनिमम हो जाए तो वो इष्टतम हल कहलाएगा। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, इस एलपीपी वाला जो सारे, क्योंकि ये सारे परिवहन समस्या हुई, नियतन समस्या हुई, ये सब चीज़ें है क्या, सारा का सारा एलपीपी हुआ, अपने सिंप्लेक्स हुआ, ये सारे के सारे एलपीपी की ही मतलब ब्रांचेस हैं। तो इन सभी में एक वर्ड सब जगह आता है, हल। हल और हल का अर्थ आप ध्यान रखना, हल का मतलब सॉल्यूशन। इसका मीन लेंगे आप इष्टतम हल, न कि सुसंगत हल। बहुत ध्यान रखना, इष्टतम हल इसका आंसर होगा। ऑप्शन में साफ साफ प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि एलपीपी में हल से अर्थ है, तो आपको इष्टतम हल लेना होगा। तो ये दूसरी शब्दावली हुई। तीसरी बात आती है नॉन डिजेनरेट यानी अनअपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यदि धनात्मक नियतनों की कुल संख्या m प्लस एन माइनस 1 हो, पहली बात तो। दूसरा, यह नियतन स्वतंत्र स्थिति में हो। ये दो कंडीशन अनअपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल के लिए आवश्यक है। तो ये दोनों चीज़ें अपने को याद रहनी चाहिए। मैं सवाल करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप करें तो अपनी इच्छा, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है तो एग्ज़ाम में अपन कितना पढ़ें ताकि हमारा क्वेश्चन सही हो जाए, मैं उतना ही काम कर रहा हूँ। चाहे वो आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के लोग हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, दोनों में सिलेबस में दे रखा ही है, तो दोनों को आपको इतना ही पढ़ना है। अब यहाँ मैंने दो डायग्राम दे रखे हैं इसके अंदर। तो देखिए, पहला है यहाँ अगर इस तरीके से लूप बन रहा है, आप ये जो प्लेस है जहाँ जहाँ माल पहुँचाना है, तो इन चारों प्लेस से, चार प्लेस से अगर लूप बन रहा है तो वो कहलाता है नॉन इंडिपेंडेंट पोजीशन, ठीक है। और अगर लूप नहीं बन रहा है, ये से अलग अलग हैं, तो वो लूप नहीं बन रहा मतलब इंडिपेंडेंट पोजीशन कहलाएगी। ये इसके अंदर परिवहन समस्या के अंदर मूल चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। अब इसके अंदर एक पार्ट और जो है इष्टमत्व परीक्षण यानी कि ऑप्टिमलिटी टेस्ट, परिवहन समस्या के अंदर ये एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसके अंदर एक क्या कह रहा है कि बिना नियतन वाली जो भी कोष्ठिकाएं होती है वो खाली कोष्ठिका होती है, सीधी सीधी बात, और उनको हमेशा +1 दिया जाता है, ठीक है। लेकिन बिना नियतन का मतलब सीधी बात है कि वो ऐसे सारे पॉइंट्स जिनको कोई काम नहीं दिया गया है, ठीक है ना, वो खाली कोष्ठिका हो जाएगी। तो यदि कोष्ठिका का मान धनात्मक है तो समायोजन से कुल लागत बढ़ जाएगी, और यदि ऋणात्मक है तो कुल लागत घट जाएगी। ये दोनों बातें इसके अंदर ध्यान रखनी होगी। फिर है खाली कोष्ठिकाओं की संख्या। खाली कोष्ठिकाओं की संख्या ध्यान रखना, सीधा सीधा फॉर्मूला है m-1 इंटू n-1। ये खाली कोष्ठिकाओं के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, m-1 इंटू n-1। हो सकता है वो इसको इस रूप में भी कह दे कि mn -m-n और +1, वो इस रूप के अंदर भी वो पूछ सकता है। तो हमें दोनों ही रूप ध्यान में रखने होंगे। बाकी ये हमारा इसके अंदर मेन पार्ट है। यदि ऐसी सभी कोष्ठिका मूल्यांकन धनात्मक या शून्य हो
तो फिर कुल परिवहन लागत कम नहीं की जा सकती है। और यही आपके इष्टतम हल होता है। क्या कहा? ऐसी सभी कोष्टिका उनका मूल्यांकन अगर धनात्मक या शून्य हो तो फिर कुल परिवहन लागत कम नहीं हो सकती। इसके बाद में और खाली नहीं, मतलब अपन कम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ये इष्टतम हल हो जाएगा। ये आपका इष्टतम हल है। तो ये इस तरीके से आपके जो परिवहन समस्याओं से जुड़े जो टॉपिक्स है मैंने लगभग सारे ले लिए हैं। सवालों की तरह आपको उसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको खाली इतना ही पाठ करना है ताकि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों को भी शेयर करें। और जो सब्सक्राइब करने वाली बात है ये तो आपको पता ही है, क्या बात बार कहना इस बात को। और जो टेलीग्राम चैनल है CMPC नाम का, उसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लें ताकि हम कोई भी डिस्कस करें, कोई नई बात अगर करना चाहें तो हम उसके माध्यम से आपस में डिस्कस कर सकें।